अभिलाषा की कहानी के चौथे भाग में आपने सुना कि कैसे अभिलाषा की पिछली ज़िंदगी के बारे में जानने के बाद सूरज अभिलाषा को और उसके घर वालों को बुरा भला कहता है और सूरज अभिलाषा के फूफा जी पर हाथ उठाने को हो जाता है। वो अभिलाषा को घर से निकाल देने को कहता है और कैसे अभिलाषा का एक्सीडेंट होता है और ऐन वक्त पर राहुल वहाँ पर पहुँचकर उसकी जान बचाता है और सूरज अभिलाषा के घर तलाक के पेपर भेजता है। अब आगे सूरज ने जो कहा था वो करके दिखाया। उसने अभिलाषा के घर तलाक के पेपर भिजवाए थे। इससे पहले बहुत दिनों तक सूरज का इंतज़ार किया गया था। बुआ जी और फूफा जी ने कई बार उसके माता पिता से बात भी की थी। बस इंतज़ार था कि जब सूरज का गुस्सा ठंडा हो जाएगा वो बात को समझेगा और अभिलाषा को घर ले जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ और उसने तलाक के पेपर घर भिजवा दिए। बुआ जी अच्छी तरह से जानती थी कि जब अभिलाषा को उसके बारे में पता चलेगा तो उसे बहुत तकलीफ़ पहुंचेगी, लेकिन ये अभिलाषा की आगे की ज़िंदगी का सवाल था, इसलिए वो अभिलाषा को बता देती हैं। उनकी बात सुनकर अभिलाषा रोने लगती है और रोते रोते कहती है, सूरज मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं बुआ जी? क्या ये कोई कुट्टी गुड़िया का खेल है कि आज शादी की और कल तलाक लिया? हमारी शादी हुई है, कोई हंसी मजाक नहीं। हम पति पत्नी हैं, उनके साथ मेरे साथ फेरे हुए हैं और तलाक लेना चाहते हैं। और अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, बुआ जी चाहे कुछ भी हो जाए मैं सूरज को तलाक नहीं दूंगी। मैं उन्हें मनाऊंगी, उन्हें समझाऊंगी कि मेरी कोई गलती नहीं थी। अभी वो गुस्से में हैं, जब उनका गुस्सा शांत होगा तब हम उनसे बात करेंगे। वो मान जाएंगे ना बुआ जी? मेरा दिल कहता है वो ज़रूर मान जाएंगे। बुआ जी उसके सर पर हाथ रखती हैं। हाँ बेटा, हम उसके घर चलेंगे, उसे समझाएंगे, वो मान जाएगा। अभिलाषा कहती है, हाँ बुआ जी हम उनके घर चलेंगे। नहीं नहीं, मैं अपने ससुराल जाऊंगी, अपने पति के पास, अपने सूरज के पास। और ऐसा कहते कहते अभिलाषा बेहोश हो जाती है। कुछ दिन बाद अभिलाषा, उसकी बुआ जी और फूफा जी अभिलाषा के ससुराल जाते हैं। अभिलाषा अपने सास ससुर को प्रणाम करती है और उनके पाँव छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। सूरज घर पर नहीं था। बुआ जी और फूफा जी सूरज के माता पिता से बात करते हैं कि वो सूरज को समझाएं। सूरज के माता पिता कहते हैं, हमने सूरज को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़ा है। हमारा कहा मानता ही नहीं और कहता है वो किसी भी कीमत पर अभिलाषा को स्वीकार नहीं करेगा। और मुझे ज़्यादा परेशान मत करिए, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अब आप ही बताइए कि हम क्या कर सकते हैं? आखिरकार ज़िंदगी तो उसे ही जीनी है। हमें अभिलाषा से कोई शिकायत नहीं, लेकिन हमारी ज़्यादा जिद करने पर अगर वो घर छोड़कर चला गया तो इस बुढ़ापे में हम किसका मुंह देखेंगे? ये बात चल ही रही होती है कि इतने में सूरज वहाँ आ जाता है और कहता है, माँ, पिताजी, ये यहाँ क्यों आए हैं? बुआ जी कहती हैं, बेटा हम तुमसे बात करने आए हैं, एक बार हमारी बात सुनो तो सही। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। सूरज कहता है, देखिए मुझे इस बारे में अब किसी से कोई बात नहीं करनी। मैं अपना फ़ैसला आपके घर भेज चुका हूँ। मेहरबानी करके अब आप मेरे घर से जा सकते हैं। अभिलाषा कहती है, सूरज पर एक बार मेरी बात तो सुनो। तुमने कहा था ना कि अब हम पति पत्नी हैं और जीवन भर दोस्तों की तरह एक साथ रहेंगे। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? अभिलाषा की ये बात सुनकर सूरज जैसे एक पल के लिए किसी ख्याल में खो जाता है और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। और अभिलाषा की आंखों से आंसू झलकने लगते हैं और वो कहती है, सूरज तुम चाहे कुछ भी कहो पर मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। मैं तुम्हें हमारे लिए मना के रहूँगी।
मेरा विश्वास है तुम्हारे दिल में कभी तो मेरे लिए प्यार जागेगा और फिर हम साथ रहेंगे। अभिलाषा अपनी आगे की पढ़ाई करने का फैसला करती है। इसी तरह दिन, महीने, साल बीतते जाते हैं। कोर्ट की तारीख पर तारीख पड़ती है और अभिलाषा हर बार इस उम्मीद के साथ जाती थी कि सूरज एक बार उससे बात करे, उसे अपना ले। लेकिन सूरज उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखता तक न था और अभिलाषा हर बार हताश होकर घर लौटती थी। लेकिन जाने क्यों उसने उम्मीद का एक दिया अपने मन में जला रखा था कि एक दिन सूरज उसे अपना लेगा। इसी तरह देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं और इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। अभिलाषा अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर एक अस्पताल में बतौर डॉक्टर काम कर रही थी। बुआ जी की बेटे की शादी हो चुकी थी और अभिलाषा के फूफा जी का स्वर्गवास हो चुका था। इसी बीच अभिलाषा के ससुराल से एक खबर आती है कि सूरज की माता जी बहुत बीमार हैं और वो अभिलाषा को देखना चाहती हैं। भले ही सूरज अभिलाषा के साथ नहीं रहना चाहता था, लेकिन सूरज के माता पिता अभिलाषा को पसंद करते थे और कहीं न कहीं इस बात को मानते भी थे कि अभिलाषा के साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। लेकिन वो अपने बेटे की जिद के आगे कुछ नहीं कर पाए थे। अभिलाषा सूरज के घर जाती है और सूरज की माँ की तबीयत खराब देख कुछ दिन वहीं रुकने का फैसला करती है। सूरज अभिलाषा को मना नहीं कर पाता क्योंकि सवाल माँ की खराब तबीयत का था। लेकिन वो अलग कमरे में रहता, खाना बाहर से खाकर आता या अपना खाना अलग बनाता और अपने माँ के कमरे में तभी जाया करता था जब अभिलाषा वहाँ नहीं हुआ करती थी। अभिलाषा सूरज की माँ की देखभाल करती, खाना बनाती और उनका बहुत ध्यान रखती थी। वो खुद भी एक डॉक्टर थी, इसलिए उसे उनकी बीमारी को समझने में ज़्यादा देर ना लगी थी। अभिलाषा की सेवा और मेहनत का नतीजा ये निकला कि कुछ ही दिनों में सूरज की माताजी की तबीयत ठीक हो गई थी। वो चलने फिरने लगी थी। अब सूरज को ये डर सताने लगा कि अभिलाषा कहीं यहीं टिककर ना रह जाए। सूरज अपनी माँ के कमरे में जाता है और अभिलाषा भी वहीं होती है। वो अभिलाषा से कहता है, अभिलाषा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। सूरज के मुंह से अपना नाम सुनकर अभिलाषा भावुक हो जाती है। आज पूरे 10 साल हो गए थे जब सूरज ने अभिलाषा का नाम लिया था। सूरज के मुंह से अभिलाषा सुनते ही उसके मन में शादी की सारी यादें घूम जाती हैं। उसके मन में अब एक उम्मीद जागती है कि सूरज उससे अपनाने की बात करने आया है। उसके पूरे 10 साल का इंतज़ार, उसकी तपस्या आज सफल हुई। वो यही सोच रही होती है कि सूरज उसे फिर से आवाज़ देता है, अभिलाषा। अभिलाषा चौंक जाती है। सूरज नोटों से भरा एक लिफाफा वहीं एक मेज पर रख देता है और कहता है, माँ की तबीयत अब ठीक है। तुमने माँ का ख्याल रखा, उसका शुक्रिया। पर अब मैं नहीं चाहता कि माँ का तुमसे और लगाव बढ़े। इसमें तुम्हारे लिए कुछ पैसे हैं, अगर कम लगे तो बता देना। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। सूरज ने वो किया जो अभिलाषा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अभिलाषा ने अपनी सेवा और समर्पण से सूरज की माँ को जो नई जिंदगी दी थी, उसकी कीमत सूरज ने चुका दी थी। अभिलाषा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो सूरज की माँ का आशीर्वाद लेती है और उनसे कहती है, माँ जी अब आपकी तबीयत ठीक है, अब मुझे इजाज़त दीजिए। सूरज की माँ अभिलाषा के आगे अपने हाथ जोड़ देती है। उनकी आंखों से आंसू झलकने लगते हैं और वो कहती हैं, बेटा हमें माफ़ कर देना, हम तुम्हारे लिए कुछ ना कर सके। इस पर अभिलाषा कहती है, नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। शायद मैं अपने भाग्य में यही लिखा कर लाई हूँ। अच्छा अब मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। और ये कहकर वहाँ से
अपने घर अपनी बुआ जी के पास आ जाती है। जब सूरज घर आता है तो देखता है अभिलाषा जा चुकी थी और पैसों का वो लिफाफा वहीं मेज पर पड़ा था। जब अभिलाषा अपनी बुआ जी के घर पहुंचती है तो उसकी भाभी यानी बुआ जी की बहू सीमा अभिलाषा से कहती है, दीदी क्या हुआ, जीजा जी नहीं आए क्या आपके साथ? हमने तो सुना था जीजा जी मान गए हैं और अब आप जीजा जी के साथ ही रहोगी। अभिलाषा बिना कुछ जवाब दिए अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। बुआ जी के बेटे रमेश ने कुछ 3 साल पहले ही अपनी पसंद से शादी की थी। उस वक्त इस रिश्ते के लिए फूफा जी राजी नहीं हुए थे। रमेश के बहुत मनाने पर भी वो ना माने थे। रमेश के कहने पर फिर अभिलाषा ने ही फूफा जी को इस रिश्ते के लिए राजी किया था। वो अभिलाषा से बहुत प्यार करते थे और उसकी बात टालते ना थे और शादी के कुछ महीनों बाद ही फूफा जी का स्वर्गवास हो गया था। सीमा को जब भी मौका मिलता वो सूरज को लेकर अभिलाषा को ताना मार दिया करती थी। इसी तरह से 2 साल और गुजरते हैं और अभिलाषा का ट्रांसफ़र शहर के दूसरे हिस्से में हो जाता है और अभिलाषा फैसला करती है कि जहां उसका ट्रांसफ़र हुआ है वो वहीं आसपास किराए पर घर लेकर रहेगी। बुआ जी उसे मना करती हैं लेकिन वो उनकी एक नहीं मानती और कहती है, बुआ जी मैं बीच बीच में यहाँ आपसे मिलने आ जाया करूँगी। बुआ जी रोते हुए कहती हैं, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। अभिलाषा अब अपने नए किराए के घर में आ जाती है और इसी तरह से घर, नौकरी और कोर्ट की तारीखों के बीच 1 साल और गुजर जाता है। एक दिन अभिलाषा अपने घर के पास के मंदिर से दर्शन करके सीढ़ियों से उतर ही रही होती है तो वो क्या देखती है कि एक माताजी वहीं सीढ़ियों के पास चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ती है। अभिलाषा उनके पास जाती है और उन्हें उठाने लगती है और उन्हें देखने लगती है। इतने ही देर में वहाँ उनके आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। भीड़ को इकट्ठा देख एक लड़का वहाँ आ जाता है और उन माताजी को देखकर माँ माँ करके चिल्लाने लगता है और बोलता है, क्या हुआ मेरी माँ को? और अभिलाषा से गुस्से में कहता है, छोड़िए मेरी माँ को, ये क्या कर रही हैं आप? इतने में अभिलाषा बोलती है, देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ, इन्हें जल्द ही हॉस्पिटल ले जाना होगा। यहीं पास में एक हॉस्पिटल है, आप इन्हें वहाँ लेकर चलिए। वो लड़का अपनी माँ को कार में बैठाता है। अभिलाषा भी उनके साथ ही होती है और माताजी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अभिलाषा माताजी का इलाज करती है। वो इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। अभिलाषा जब माताजी की जांच कर रूम से बाहर आती है तो वो लड़का अभिलाषा से पूछता है, डॉक्टर क्या हुआ मेरी माँ को? वो अब ठीक तो है ना? अभिलाषा कहती है, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था पर अब वो ठीक है, आप उन्हें 2 दिन बाद फिर यहाँ लाकर दिखा दीजिएगा। वो लड़का अभिलाषा से कहता है, शुक्रिया डॉक्टर, आपने सही वक्त पर मेरी माँ का इलाज किया और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ जो बिना बात जाने आपके ऊपर चिल्लाया। मैं क्या करता, माँ की ऐसी हालत देखकर मैं घबरा गया था। अभिलाषा कहती है, जी कोई बात नहीं और वहाँ से चली जाती है। इस लड़के का नाम रोहित था। रंग साफ, लंबी कदकाठी और दिखने में सुंदर था। रोहित ने बहुत कम उम्र में और बहुत कम वक्त में बिजनेस की दुनिया में अपना नाम कमाया था। उसकी गिनती शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैनों में की जाती थी। उसकी माताजी का नाम सुमित्रा देवी था जो बेसहारा बच्चों और महिलाओं के लिए एक एनजीओ चला रही थी। आखिर कौन था ये बिजनेसमैन रोहित और अभिलाषा की आगे की ज़िंदगी में इसका क्या रोल होने वाला था? अभिलाषा की ये कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, जानने के लिए देखिए अभिलाषा की कहानी के अगले भाग में। कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में।